हाँ ठीक है, तो टाइम हो गया हो तो शुरू करें फिर लोकेश जी। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पर्यावरण प्रेमियों, आप खाद बनाने की श्रृंखला में आज का विषय आपको जैसे मालूम है कि फसल अवशेष से खाद बनाना। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना ऑडियो ऑन ऑफ रखें। विनोद गुंसाई जी, आप अपना ऑडियो ऑफ रखें प्लीज, मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाद में जब आपका जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तब जो है ना वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बीच में आपने कोई भी अपना ऑडियो, क्योंकि जब ऑडियो ऑन होता है तो आपके पर्सनल, आपके घर की बातें सुनाई। फसल अवशेष से खाद बनाना या फसल अवशेष से कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो फसल अवशेष आप सब जानते ही हैं कि जब फसल में से हम अनाज निकाल लेते हैं तो उस अनाज वाले पोर्शन को काट लेते हैं, तो बाकी जो बच जाता है उस सब को फसल अवशेष कहते हैं। जो फसल का तना, फसल की पत्तियां, डंठल, इवन जड़ें भी, तो वो सारी जो चीजें होती है वो फसल अवशेष कहलाती हैं। चूंकि ये उसी फसल का हिस्सा होता है तो उसमें उस फसल वाले काफी सारे पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व उस फसल ने ग्रहण किए होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी और जड़ों के द्वारा भी। जो आप भी खाद डालते थे, जो भी जीवाणु उसके लिए खाद बनाते थे, जो भी मिट्टी में आते थे, तो ये जो फसल अवशेष है ये बहुत काम की चीज है। मतलब इसे जैसे जो जब आप गेहूं निकालते हो तो उसके पीछे गेहूं के डंठल बच जाते हैं। चावल निकालते हो तो उसका चावल की जो पराली बच जाती है। ऐसे ही बाजरा काटते हो तो डंठल बच जाता है। गन्ना जब काटते हो तो गन्ने के छिलके आप छोड़ देते हो। गन्ने का रस निकालते हो तो गन्ना जब काटते हो तो उसके पत्ते बच जाते हैं। गन्ने का जब रस निकालते हो तो उसके छिलके बच जाते हैं। ऐसे ही सरसों का, बाजरे का और जैसे गवार का होता है, उसको गुणा कहते हैं। कुछ उसको अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग जगहों की में उस फसल अवशेष के अलग अलग हिस्से को जो है ना अलग अलग नाम दिया जाता है। हम उसको हिंदी में फसल अवशेष का ही नाम उसका रखेंगे। और ये फसल अवशेष जो है पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि क्या होता था कि किसान को अपने पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये सारे फसल अवशेष को वो अपने चारे के लिए इस्तेमाल करता था। और जैसे बाजरी है, बाजरी का ऊपर से सीधा काट लिया, नीचे पूरा जो बच गया उसका बॉडी, उसको वो कुतर के और छोटे टुकड़े करके स्टोर करके रख लेते थे। पूरे साल उसको इस्तेमाल करते थे। जो गेहूं का जो होता था उसकी पुड़ी बना लेते थे। ऐसे ही सभी फसलों का जो है ना वो फसल अवशेष रखते थे और वो उसके पशुओं के चारे के काम आता था। और पशु जब उसको खाता था और गोबर करता था तो वो गोबर जो है वो खाद के रूप में काम आता था। तो वही चारा रिसाइकल होके वापस जमीन में चला जाता था। तो इससे क्या होता था कि जमीन में कार्बन तत्व की मात्रा बनी रहती थी। और फिर क्या हुआ कि एक तो लोगों ने पशु रखना कम कर दिया, किसानों ने पशु रखना कम कर दिया, तो उसमें चारे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसके लिए उनके लिए वो चारा बेकार होता है। फिर बहुत सारी मशीनों से कटाई, बिजाई सब कुछ मशीनों से होने लग गया। फसल को निकालना, अनाज को निकालना, तो उससे उससे भी जो है ना वो चारा बनता नहीं है। अब जैसे कंबाइन से आप गेहूं को निकालते हैं तो ऊपर से वो सिटियों को, बालियों को अपना उसे गेहूं निकाल लेता है, वो नीचे का भाग पूरा पूरा बच जाता है। ऐसे ही सरसों है, ऐसे ही आपका चावल है। तो मशीनों के आने से भी इस चीज का फर्क पड़ा है। फिर लेबर की शॉर्टेज हो गई है, किसानी करना कम कर दिया। अब किसान के लिए लेबर भी नहीं मिलती है, तो इसलिए वो फिर ये भूसा जो है वो फसल अवशेष से निकाल नहीं पाता है, उसको संभाल नहीं पाता है। जगह की भी शॉर्टेज हो गई, घरों के अंदर भी लोगों ने पशु रखने बंद कर दिए, घरों में भी जगह कम हो गई, तो उसको भूसे को वो कहाँ रखें, क्या करें, कैसे संभालें। तो इन सब कारणों से ये जो भूसा जो है ना वो की प्रॉब्लम होती गई।
तो फिर लोगों ने क्या किया, और दूसरा क्या कारण होता था कि पहले तो जो फसलें हैं वो कम हम लगाते थे साल में, जैसे एक एक फसल लगाई बारिश वाले इलाके में, ज्यादा से ज्यादा नहरी इलाके में 2 फसलें ले ली, और तो उसमें गैप मिल जाता था, तो उस गैप में उसको संभालना, उसको इकट्ठा करना का समय मिल जाता था। अभी जो किसान है वो एक एक जमीन में एक एक साल में 2 2 3 3 4 4, हाँ जी। तो मुद्दे पे बात यही है कि ये जरूरी होता है, भूमिका बनानी जरूरी होती है, और इसमें प्रतिराजी बिना उसके नहीं समझ में आता है ऐसा ही कि ये वाकई क्या इसका इतिहास है, क्या इसका कारण है, और क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ये हो रही, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो ये थोड़ा जरूरी होता है। तो फिर क्या था कि अभी लोगों ने फिर क्या किया, पराली को, भूसे अवशेष को जलाना शुरू कर दिया। तो जलाना जब शुरू कर दिया तो वो एक शॉर्टकट मेथड है कि, क्योंकि उसको एक फसल काटने के बाद में दूसरी फसल की जल्दी होती है, तो वो उसके पास समय होता नहीं है, तो उसको जला देता है। तो लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि इस जलाने से नुकसान क्या है, और उस जलाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो हम सभी को पता होना चाहिए। अगर हमें उन नुकसानों का पता होगा तो शायद हम उसको नहीं जलाएंगे। उसको जलाने से क्या होता है कि एक तो जमीन में जो कार्बन तत्व होता है वो खत्म हो जाता है, वो उसमें जल जाता है, उसकी फिर बहुत सारी गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो जीवाणु होते हैं, जो किसान के मित्र होते हैं, किसान के जो मित्र कीट होते हैं, मिट्टी में रहने वाले केंचुए होते हैं अपने, ये सारे के सारे उससे जल जाते हैं, और मिट्टी की संरचना भी बदल जाती है, मिट्टी की जो पानी अवशोषण शक्ति है वो कम हो जाती है, मिट्टी के पोषक तत्व भी उसमें जल जाते हैं, तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती है, और पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है। आपने देखा होगा दिल्ली में कितना धुआं छा जाता है जब ये पराली का ये सीजन होता है। तो गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी जो है ना, ये इस पे काफी प्रतिबंध लगाए हैं, फिर भी चोरी छिपे किसान इसको जलाते रहते हैं। तो ये किसान को खुद सोचना चाहिए कि इससे, देखिए, एक तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, एक जीव हत्या होती है, बहुत सारे जीव इसमें मारे जाते हैं। तो ये किसी भी तरीके से एक सही चीज नहीं है, धार्मिक तरीके से भी ठीक नहीं है, सामाजिक तरीके से भी ठीक नहीं है, आर्थिक तरीके से भी ठीक नहीं है, तो और कानूनी तरीके से भी ठीक नहीं है। तो ये जलाना जो है ना, ये सोल्यूशन इसका नहीं है। अब बात आती है कि फिर क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो इसकी देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑप्शन है, होती है, अलग अलग फसल के हिसाब से, अलग अलग आपके संसाधनों के हिसाब से। तो उन सब पे चर्चा करेंगे, और आपका अलग अलग एरिया में आप उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम उसको एक्स्ट्रा लेबर लगा के, एक्स्ट्रा मशीन लगा के उस फसल अवशेष को हम इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में तो वो काम आ जाता है, बिक भी जाता है, काम भी आ जाता है, खाद भी बन जाती है, लेकिन मेन जो होता है वो इकट्ठा करने की बात होती है। उसके लिए किसान चाहता है कि कुछ भी खर्चा ना लगे, कुछ भी लेबर ना लगे। तो इकट्ठा करने के लिए लेकिन आजकल अलग अलग मशीनें आ गई हैं, जैसे जो पराली जो होती है उसको इकट्ठा करके उसकी गांठें बन जाती है, और उसको चूरा करके ट्राली में तूड़ी की तरह भी, भूसे की तरह भी भर ली जाती है। ऐसे ही गेहूं का जो फसल अवशेष होता है, वो गेहूं का फसल अवशेष भी आप एक ट्रैक्टर के लगी हुई मशीन आती है, अलग मशीन भी आती है, उससे उसको आप चूरा करके साथ साथ में ट्राली में लोड कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो आपके फिर काम आ जाती है, आप उसको अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेच भी सकते हो उसको। आप जो ईंधन वाली, भट्टे वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वो जो ईंधन के रूप में इसको ले सकती हैं। तो एक ये इसका जैसे इसका है। कई जगह क्या होता है कि जो जैसे कपास का है, कपास के जो डंठल होते हैं, कपास के जो स्टाफ होते हैं, तो कुछ लोग जो है वो अपने जहाँ कपास वाले एरिया में अपनी जगह लेके उसमें मशीन लगा देते हैं, और किसानों से वो जो है वो खरीद लेते हैं। जैसे हमारे इलाके में जो एक जो 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 इसका होता है आपका कपास का, वो वेस्ट जो है ना, वो पूरा का पूरा कटा हुआ, आप अगर उस उनके यहाँ ट्राली भर के छोड़ के आते हो तो 50 रुपए क्विंटल वो खरीद लेते हैं। देखिए, मेरी तो वॉइस आ रही है, आपका वॉइस शायद रेडमी आपने वो नहीं किया होगा, अपना ऑडियो ऑन नहीं किया होगा। मेरी तो आवाज आ रही होगी, लोकेश जी आप। आवाज आ रही है, हाँ जी। तो आवाज आ रही है। वो जैसे क्या होता है कि 1 बीघा में
₹50 क्विंटल के हिसाब से उनको 2000 रुपए की आमदन हो जाती है। लेकिन उसको काटने में, इकट्ठा करने में, ट्रैक्टर से वहां तक छोड़ने में उनको 1000 रुपए का खर्चा आता है। फिर भी उनको 1000 रुपया बच जाता है। तो वो कहते हैं जी तो जहाँ यहाँ सुविधा है वहां हम तो इसको देख के आते हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा आप लोग भी, किसान भी मिलके भी ऐसा इसका सेटअप कर सकते हैं, और आपके आसपास ऐसी सुविधा है तो वहां पे वो दे सकते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि उसका चूरा करके, चूरा करने वाली भी साधारण मशीनें आती है जो ट्रैक्टर के ऊपर 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के ऊपर चल जाती हैं। तो वो उसके ऊपर फिर क्या है कि उसको फिर वो आगे बेच देते हैं, चूरा करके 200 रुपए क्विंटल के हिसाब से आगे बेच देते हैं, जो भट्टियां होती है, जो फैक्ट्रियां होती है ईंधन के रूप में। तो किसान लोग भी उसको मिलके ये ऐसा लगा सकते हैं, तो उनको भी इससे फायदा हो सकता है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से इकट्ठा करें, और फिर उसको चाहे तो आप खाद में इस्तेमाल करें, चाहे आप उसको बेचें, चाहे आप उसको अपने चारे के रूप में लें। तो एक ये तरीका है उस फसल के अवशेष को निपटने का। दूसरा जो है दूसरा जो है ये है कि आप उसको अपनी जमीन में ही मिला दें। जमीन में जब मिला देते हैं तो उसकी खाद बन जाती है। तो ऑब्वियसली जमीन में मिलाने के लिए आपको रोटावेटर है और कई तरह के औजार आते हैं जो ट्रैक्टर से चलते हैं। तो उससे आप उसको जमीन में मिला सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, फिर किसान थोड़ी कंजूसी करता है। वो सोचता है मैं क्यों मिलाने का एक्स्ट्रा वो इतना पैसा दूं, क्यों मैं 1000 रुपए 500 रुपए बीघे का मैं लगाऊं। तो और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने फसल काट दी है, अभी पानी लगा दिया और मेरे को अगली फसल जो है ना वो बोनी है। तो वो नहीं करते। और कई बार क्या होता है, अगर आप उसको फसल में मिलाते हो तो वो ढंग से जमीन में मिलता भी नहीं है, और कई बार उससे किसी बड़े डंठल से दीमक की प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर क्या होता है, जब जमीन में मिलता है तो फाइनली तो उसको खाद बननी होती है। तो वो खाद बनने के लिए जैसे खाद के सिद्धांत होते हैं कि उसको और ये जो फसल अवशेष होता है ये क्योंकि काफी सूक्ष्म का होता है, तो इसमें ज्यादातर कार्बन तत्व होता है। अगर ये जैसे कपास के डंठल होते हैं, वो अगर उसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, उसको अगर जमीन में मिलाया जाए तो उसको जमीन की नाइट्रोजन नहीं सोखता है। लेकिन सूखे वाली चीजें जो गेहूं का है, जो डंठल है, जो पराली है, ये सारी जमीन की नाइट्रोजन सोखते हैं, क्योंकि इनको खाद बनने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है ना वो लोग फिर उसको करते नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा, अगर इसको और जल्दी इसको बनाएं तो उसके कई तरीके हैं। उसका एक तो तरीका ये है कि आप उसको जमीन में आप मिलाने के बाद में आप उसके ऊपर नाइट्रोजन वाला कोई तत्व डाल दें। अब जैसे सिद्धांत में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन किन किन में होता है। नाइट्रोजन गाय के गोबर में होता है, गाय के गोबर को पानी में घोल करके आप छिड़क सकते हैं। गाय के मूत्र में होता है, वो छिड़क सकते हैं। और आप जो लस्सी होती है, छाछ होती है, उसको छिड़क सकते हैं। उसमें हालांकि नाइट्रोजन इतना नहीं होता है, लेकिन उसमें जीवाणु होते हैं जो उस कचरे को खाद बनाने में काम में आते हैं। और कुछ लोग यूरिया डालते हैं। आप 4 किलो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया छिड़क दें तो भी वो नाइट्रोजन मिल जाती है। और उसका मिट्टी में जब मिलाते हैं उस कचरे को, फसल अवशेष को, तो उसकी खाद बन जाती है। उसमें भी लेकिन महीने का टाइम तो उसमें लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कौन सी फसल लगाते हैं। तो कुछ फसलों को ये अगर जल्दी लगा देगा नुकसान करता है, क्योंकि जमीन में जब ये इसकी खाद बनती है तो ये गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है, कुछ गैस भी पैदा करता है। तो छोटे जो अंकुरित पौधे होते हैं उनको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप किसी भी तरीके से मैनेज करें अपना काम, ताकि 1 महीने का टाइम आपको फसल कटाई के बाद में इसको जमीन में मिलाने के बाद में नई फसल लगाने में 1 महीने का आपको टाइम मिल जाए। 1 महीने का टाइम मिल जाएगा तो आपको इसमें इसकी खाद बन जाएगी। और इसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इसको स्पीड अप करें तो भी सरकार ने भी काफी सुविधाएं दे रखी है। जैसे राष्ट्रीय आपका जैविक खेती जो केंद्र है गाजियाबाद वाला, उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर एक की खोज की थी। वो गाय के गोबर से ही निकाला गया था। तो और उसको फिर क्या करते हैं कि उसको जैसे एक शीशी 20 रुपए की आती है, तो 200 लीटर पानी में आपने उसको घुला दिया, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया, आधा किलो 1 किलो बेसन डाल दिया, 1 हफ्ते तक उसको हिलाते रहे।
तो वो जो है ना एक घोल तैयार हो जाता है। उस घोल को आप जमीन पे छिड़क के और फिर उसको मिट्टी में मिला के हल वगैरह से, तौबी वगैरह से, रोटावेटर से, कल्टीवेटर से, तो फिर तो उसकी खाद जल्दी बन जाती है। वो 15-20 दिन में खाद उसकी बन जाती है। अभी जैसे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा दिल्ली वाला जो है, उन्होंने भी एक कैप्सूल तैयार किया था। तो वो कैप्सूल भी से भी वो 5 लीटर पानी में और कुछ 150 ग्राम गुड़ ऐसी उसकी मात्रा दी हुई है, उसमें मिला के उसको छिड़कने से भी उसकी जल्दी खाद बन जाती है। क्योंकि ये जो क्या होता है, इन चीजों में जीवाणु होते हैं, तो वो जीवाणु उसको जल्दी खाद बना देते हैं। लेकिन जो गाजियाबाद कृषि वाला है, जो जैविक कृषि वाला गाजियाबाद सेंटर, उन्होंने खुद बनाना ये बंद कर दिया है। काफी सारी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी और लाइसेंस दे दिया है, तो वो इसको बनाते हैं, वो आप डाक से मंगा सकते हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत भी करते हैं कि उनकी वो क्वालिटी नहीं है जो उनकी कृषि वालों की थी। तो इफ्को वाले हैं, इफ्को वाले भी बना रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर, आप इफ्को से खरीद सकते हैं। और ये आपको एक बार ही खरीदना होता है। आप एक बार खरीदने के बाद जब आप घोल बनाते हैं, तो उस घोल से आप जब एक बाल्टी 20 लीटर आप रखते हो, तो फिर आप उससे 200 लीटर तैयार कर सकते हो। फिर उसमें से 20 लीटर रख के आगे वाला 200 लीटर तैयार कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि दही के जामन की तरह ये जो इसकी मात्रा होती है, जामन का काम करती है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इनकी वृद्धि होती, संख्या बढ़ती रहती है। तो इसलिए फिर ये आपको एक बार बनाने की जरूरत पड़ती है। आप घर में भी बना सकते हो अपने, जैसे जीवामृत है, जैसे गाय का गोबर लें, गाय का 10 किलो गाय का गोबर लें, 10 किलो गाय का मूत्र लें, और उसमें आप गुड़ मिला के, बेसन मिला के, पानी मिला के अपना खुद का जीवामृत आप तैयार कर सकते हो। वो भी आप छिड़कें तो भी वही काम करता है। तो ऐसे करके ये एक अच्छा तरीका है, मेरे हिसाब से बढ़िया तरीका है। ये बाकी तरीकों से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इसका फायदा भी ज्यादा है। और कई इलाकों में जहाँ क्या होता है कि जैसे रेतीली जमीन होती है, तो वो रेतीली जमीन उड़ने का बड़ा, नई फसल जब होते हैं, अभी जैसे आपने कपास लगाई है, आंधी जब शुरू होती है तो वो उसको झुलसाती है, वो मिट्टी उड़ती है। तो उससे पहले अगर आपने वो जो गेहूं वाला अवशेष है, वो अगर आपने जमीन में मिलाया है, तो आपकी मिट्टी पकड़ के रखता है वो, और वो फसल जो है ना वो झुलसती नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये अवशेष जमीन में मिले होने से ये पानी को भी रोक के रखता है, पानी की क्वांटिटी को भी कम जरूरत पड़ती है। जो जमीन में पानी होता है उसको भी ये वाष्पित होने से रोकता है, और ये मल्चिंग का काम भी करता है। तो बड़े इसके फायदे हैं। तो ये इसका किया जा सकता है। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको इकट्ठा करके अलग से खाद बना लें। जैसे कई लोग ये इसलिए मैं तरीके बता रहा हूँ कि किसी भी किसान के पास में कोई भी बहाना नहीं बचे। बहाने बहुत लगाते हैं कि साहब ये नहीं हो जाएगा, मेरे पास वो है, ये प्रॉब्लम है। आप एक तरीका बताओगे तो 100 बहाने आपको बता देंगे। तो इन तरीकों में से आपको पसंद है वो आपने करना है, लेकिन आपने एक चीज को ठान लेना है कि मैंने ये जो फसल अवशेष है इसको जलाना नहीं है। ये आपका फिक्स हो गया, तो फिर बाकी चीजें अपने आप निकलती जाएंगी। जलाना क्यों नहीं है वो मैंने कारण बताए थे कि ये एक तरह का सामाजिक जो है ना वो एक दोष है, अपराध है। धार्मिक लिहाज से भी एक अपराध है, बहुत सारी जीव हत्या इसमें होती है। और आपको नुकसान भी ये पहुंचाता है, वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि जलाना है ही नहीं आपने। उसके बाद फिर आप तरीके जो है वो जो आपको आसान लगे, जैसी आपकी जरूरत हो वैसे कर सकते हैं। तो तीसरे तरीके की हम बात कर रहे थे कि ये जो कचरा, इसको हम वहां से उठा लें, उठा के हम साइड में कर लें और अपनी अपनी बिजाई का काम, अपना फसल का, दूसरी फसल का काम हम शुरू करें। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा मशीन लगेगी, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। और इसको दूसरे देशों में तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करते हैं, इसको अलग से फिर उसकी खाद बना लेते हैं। या तो उसको आप छोटा करके उसको आप बेच दें, किसी ईंधन वाली कंपनी को बेच दें, भूसे के रूप में दे दें, गौशाला को दे दें। बहुत सारे ऑप्शन है। और नहीं तो फिर आप खुद उसकी खाद बना सकते हैं। और उसकी खाद बनाने की जैसे मैंने कल आपको विधियां बताई थी, उसमें से जैसे उससे आप वर्मी कंपोस्ट के में अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट में आप 60% ये भूसा, 40% गोबर लेके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। जो दूसरी खाद है, जैसे नाडेप विधि वाली खाद कल हम बात कर रहे थे,
कि आप 100 किलो भूसे के अंदर आप सिर्फ 4 किलो गाय का गोबर 100 लीटर पानी में मिला के और आप उसको परत दर परत जमाते जाएं, बीच में मिट्टी की परत जमाते जाएं, तो उसकी खाद बन जाती है। तो 2-3 महीने में, 2.5 महीने में उसकी खाद बन जाती है। और तो वो भी एक अच्छा तरीका है। और ऐसे ही जैसे मैंने कहा था कि अगर मान लो आपके पास में भूसा कम है, तो जो आईआईटी दिल्ली वाला मेथड है उससे भी आप बना सकते हैं कि 20% आपने गोबर, आपने 50% गोबर ले लिया, 20% भूसा ले लिया, 30% मिट्टी ले ली और उसको मिला के छोड़ के भी उसकी खाद बन सकती है। तो ऐसे अनेकों तरीके हैं जब आपने अलग से उसको रखा हुआ है। एक तरीका जो है विंड्रो मेथड का, उस पर मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहूंगा क्योंकि वो विदेशों में काफी इस्तेमाल होता है। एक जैसे मैंने बताया था कि जो इसको जमीन में मिलाने का जो तरीका है रोटावेटर मिला के, इसके अलावा एक तरीका है जो जैसे उसको क्या करते हैं, इसको वहीं पे जमीन मशीनों के द्वारा चूरा करके और फिर जमीन में मिला दिया जाता है। तो वो जमीन में आसानी से मिल जाता है बजाय पूरी फसल के मिलाने के। जैसे कपास का, नरमे का जो डंठल होता है उसके लिए क्या आता है, उसके लिए मशीन आती है, वो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की मशीन आती है, ट्रैक्टर से चल जाती है। तो वो उसको वो काट काट के उसका चूरा करके वहीं जमीन में बिछाता जाता है। और हाँ जी, मैं भारती जी आपको वो विंड्रोवर मेथड होता है वो बताऊंगा। मैं सवालों के जवाब में बाद में दूंगा, ये मेरा अपना स्टाइल है। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बीच के सवालों से, इसलिए मैं आपको, आप चैट में अपने सवाल लिखते जाएं, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा पढ़ पढ़ के। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो उस मशीन में वो चूरा बन के साथ में तो उसको काटता जाएगा, चूरा करता जाएगा, पीछे बिखरता जाएगा। और उससे क्या होगा कि आप वो छोटा हो जाता है। तो ये खाद के सिद्धांत के हिसाब से जितना भी छोटा अवशेष होगा, जितना भी छोटा कार्बन होगा, तो वो जल्दी खाद बनेगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसको जीवाणु आसानी से खा सकते हैं और जल्दी बन जाता है। तो इसलिए वो तरीका है अपनाते हैं। दूसरा तरीका अपनाते हैं ये कि उसके लिए भी मशीन होती है, वो भी ट्रैक्टर के ऊपर चलती है। वो क्या करते हैं, साथ में एक ट्रॉली लगा के रखते हैं। तो वो जो नरमा कपास के जो डंठल होते हैं उसको काटती जाती है मशीन, और चूरा बना के वो साथ में जो ट्रॉली होती है उसके अंदर वो भरती जाती है। तो उस भरी हुई को भी आप बाद में अलग से उसको या तो बेच सकते हैं या उसकी खाद बना सकते हैं। तो ऐसे करके ये खाद उसका बनाने का तरीका है। चौथा तरीका है, जैसे हमने एक फसल का अवशेष का दूसरा तरीका हमने कर लिया। तीसरा हमने कहा था कि इसे किसी भी तरीके से हम इकट्ठा करके वो कर लें, वो हमारी बात हो गई। और फिर इसको खाली भूसे के लिए ही नहीं, इसको बिछावन के रूप में भी, जितना बिछावन के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत अच्छा तरीका है। जो कि जो भूसा होता है उसको आप पशुओं के नीचे बिछावन के रूप में डालें, तो पशु को भी आराम मिलेगा, उसको कोई मिट्टी वाली पानी वाली बीमारियां नहीं होंगी, वो तंदुरुस्त रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, आपको उसको नहाना नहीं पड़ेगा। और उसका जो मलमूत्र होगा वो जब उस भूसे पे गिरेगा तो उसको नाइट्रोजन मिल जाएगी, और वो भूसा जब आप अपनी रूड़ी में डालते हैं, अपने उसमें कुंडी में डालते हैं, तो फिर उसको कार्बन तत्व मिल जाता है। जैसे हमने कल जिक्र किया था कि सिद्धांत के हिसाब से अकेली गाय के गोबर से खाद नहीं बनती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। वो खाद खाद तब बनती है जब नाइट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है और कार्बन की मात्रा बैलेंस हो जाती है। तो बेटर ये है कि उसको हम कार्बन तत्व अगर दे दें तो हमारी खाद की क्वांटिटी बढ़ जाती है, खाद जल्दी बनती है। खाद के अंदर फिर क्या होता है, उसमें हवा आने का रास्ता बन जाता है और उसमें नमी भी रहती है, और वो हवा आने से जीवाणु जो खाद बनाने वाले होते हैं वो उसको सांस ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि जो भूसा है उसको इकट्ठा आपने किया, उसको आपने बिछावन के रूप में डाल दिया। अगर आपके पास पशु नहीं है तो भी आप उसको, जब गाय का गोबर, ज्यादा पशु नहीं है और आपके पास में गाय का गोबर है और गाय का गोबरिया आप लेते हैं, तो उसकी जब आप उसमें रूढ़ी में जब खाद बनाते हो तो अकेला गाय का गोबर डालने के बजाय एक एक लेयर बीच में आप इसकी डालते जाएं, भूसे की, और उस पे पानी और ये छिड़कते जाएं। तो वो अच्छी खाद बनेगी, उसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से इस भूसे को, एक लोकल तरीका है जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जो गाय का गोबर होता है उसके उपले बनाते हैं, उसके कंडे बनाते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम होता है उसका।
छाना भी कहते हैं उसको। तो वो जब बनाते हैं तो उसके अंदर भी उस भूसा मिक्स कर लेते हैं, तो उससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो हल्का भी हो जाता है। और वो बाद में चाहे तो आप उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें, चाहे आप उसकी खाद बना सकते हो, यानी कि सूखे हुए कंडे की, सूखे हुए उपले की भी बहुत बढ़िया खाद आप बना सकते हो बाद में, और ये बिक भी जाते हैं ईंधन के रूप में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, उस भूसे को आप जब भी उपले बनाए तो खाली गोबर के बनाने के बजाय आप उसमें हेलो ये मिला के आप बना सकते हैं। तो ऐसे करके ये मेथड हो गया। और मैं देखता हूँ कि और क्या होता है इसको। हाँ, हेलो एक तरीका होता सर, है मैं जो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न तो जी आप ये सेशन खत्म होने के बाद जी, पूछिएगा, अभी अभी। नहीं। हाँ जी, ओके ओके, अभी नहीं। ठीक है। अभी नहीं, हाँ आप बाद में अभी पूछिए। ऑडियो आप ऑफ रखिएगा ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। और जब क्वेश्चन सेशन शुरू होगा अभी से आप टाइप करके अपना छोड़ लें, या आपको माइक दिया जाएगा तब उस टाइम भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चौथा जो है वो है इसका मल्चिंग के रूप में प्रयोग। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। हमारे देश में इसको कम इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विदेशों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का एक मुख्य अंग है। मल्चिंग क्या होती है कि जमीन को आप भूसे से आप कार्बन, जैविक कार्बन से बनी हुई चीज से आप ढक देते हो। जब आप तो उसके बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि उससे एक तो जो जमीन में नमी है वो बनी रहती है, उसमें जीवाणु जो होते हैं वो खुश रहते हैं, वो उसकी वृद्धि होती है, और वो आपके पौधे के लिए पोषक तत्व पैदा करते रहते हैं। और फिर जो जमीन में जो पानी आपने दिया है वो वाष्पित होकर ऊपर नहीं उड़ता है। तो अभी अगर आप मान लो हर हफ्ते फसल में पानी लगाते हो, तो मल्चिंग के बाद में आपको 2 हफ्ते में पानी लगाना पड़ेगा। इतना इतना फर्क पड़ जाता है, यानी कि 50% की आपकी पानी की सेविंग हो जाती है। और गर्मी के अंदर भी वो जो जमीन को गर्म होने से बचाता है, तो जो पौधे की जड़ें होती है और जो जड़ों में जीवाणु होते हैं, मिट्टी में जीवाणु होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे ही सर्दी में जब बहुत सर्दी पड़ती है, ओले पड़ते हैं, तो भी ये जो मल्चिंग है उसको नुकसान होने से बचाती है। और ये मल्चिंग धीरे धीरे करके उसमें मिट्टी में खाद बनती रहती है। तो ये खाद काफी टाइम के बाद में फिर ये खाद बन जाती है। इसके बड़े फायदे हैं। कल को आप बेल वाले कोई आप सब्जियां लगाते हो, तो जो आपके फल हैं वो जमीन के ऊपर जब गिरते हैं तो खराब नहीं होते हैं, कीड़े नहीं होते हैं। तो इसके मल्चिंग के बहुत फायदे हैं। और तो इसको मल्चिंग के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग का बड़ा आसान तरीका है जी, कोई मुश्किल नहीं है। आप वैसे देखा जाए तो आजकल नर्सरी वाले जो है, ये जो जो सब्जियां उगाने वाले हैं, वो तो मल्चिंग यूज करते हैं, बट वो प्लास्टिक की मल्चिंग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, बेड बना के उसके ऊपर प्लास्टिक का, पॉलिथीन का शीट बिछा देते हैं, और जहाँ पे ये पौधा लगाना होता है वहां पे छेद करके वहां पौधा लगा देते हैं। एक मल्चिंग का बहुत बढ़िया फायदा मैं बताता हूँ कि उसमें खरपतवार कम होती है, क्योंकि खरपतवार वहां पे होती है जहाँ पे जमीन पे धूप पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जहाँ पे फसल नहीं होती है। तो खरपतवार भी एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, और आजकल वैसे भी लेबर नहीं मिलती है, तो खरपतवार को निकालना भी बड़ी मुसीबत है। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा काम करती है। मल्चिंग जो है, जहाँ होगी जमीन ढक के रहेगी, तो उसके नीचे खरपतवार पैदा नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा इसका फायदा है। तो मल्चिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तरीका बड़ा आसान है कि जैसे ही आपने अपनी फसल को आपने बोया, जब पौधा आपका आपका 3 इंच का, 4 इंच का हो गया, तो आपने जमीन के ऊपर आपने मल्चिंग को बिछा दिया। और पहले भी बिछा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले बिछा दोगे तो बाद में जहाँ पे आपने हल से, जहाँ पे आपने फसल को बोना है, वो लाइन में रो के अंदर बोई जाएगी, बाकी जगह पे मल्चिंग पड़ी रहेगी। तो बहुत तरीके हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैं बताया कि फसल उगने के बाद में भी आप खाली जगह में, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी लेबर फ्री हो, आप इसको बिछाते जाएं। ऐसे करके पूरी जमीन को आप कवर कर देंगे, तो ये मल्चिंग हो गई। बहुत फायदा है इसका। अ, उसके बाद में हाँ, फसल अवशेष की आजकल सरकार भी बड़ी चिंतित है। तो वो क्या है कि एक तो जैसे मैंने बताया था कि अगर पराली को आप जलाते हो तो वो आपको जुर्माना लगा सकती है। तो और अगर, और दूसरी कुछ सरकारें ऐसी हैं जो प्रोत्साहन राशि देती हैं। वो आपको प्रूव करना होता है कि आपने पराली को जलाया नहीं है और आपने इसको काम में लिया है, तो वो प्रति बीघा 1000 रुपया ऐसा कुछ वो प्रोत्साहन राशि आपको देती है। अलग अलग
राज्य सरकारों के अलग अलग वो है, लेकिन उसमें वो लंबा चक्कर होता है। हाँ जी, ये मैं आपको तुलसी यादव जी सारे बताऊंगा आपको मैं, एक बार ये सेशन हो जाए तो अब होने वाला है, बस 2-3 मिनट बाकी बचे हैं। तो सरकार भी उसमें प्रोत्साहन देती है कि आप उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद में सरकार ने भी कई जगह उसके जो है ना वो सेंटर लगाए हुए हैं जहाँ पे वो आपसे पराली लेती है। कुछ सरकारें ऐसी है जो पराली लेती है, दो ट्राली आपसे पराली लेगी, उसके बदले में 1 ट्राली आपको खाद दे देगी। और आवाज चालू कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे क्या होता है कि और सरकार जो भी ये फसल अवशेष को निपटारा करने वाली मशीनें होती हैं, चाहे वो इकट्ठी करने वाली, चाहे काटने वाली, चाहे वो आपका उसको जमीन में मिलाने वाली, उन सब के ऊपर अनुदान देती है। वो 50% से लेके 80% आपको सब्सिडी देती है। तो ये भी किसानों के लिए बहुत अच्छा है कि किसान अगर ये काम करते हैं तो सरकार उनका प्रोत्साहन करती है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे सरकार भी चाहती है, आपको बढ़ावा देती है। हालाँकि उतना सुविधा नहीं बन पाई जितना होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसान के रूप में मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास में मंडी में, शहर में सरकार का कोई केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे सब्सिडी वाला ये है कि गवर्नमेंट जो खाद, जो फसल अवशेष को काटने, इकट्ठा करने के, जमीन में मिलाने के यंत्र होते हैं, जैसे आपका हैप्पी सीडर है, जैसे रोटावेटर है, जैसे श्रेडर है, जैसे विंडरोर है, तो ये सब चीजों का जैसे कंपोस्ट टर्नर है, ये सब चीजों के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। ये मशीनरी अगर आप खरीदते हो तो सरकार सब्सिडी देती है। ये डिटेल में आप बाद में उनकी वेबसाइट से पता कर सकते हो, आप मीडिया से पता कर सकते हो, मुझसे पता कर सकते हो। तो ये हम अभी इतना टाइम नहीं लगाएंगे उनके संपर्क सूत्र देने में, लेकिन मोटा-मोटा आपको सारे ऑप्शन बताए जा रहे हैं ताकि आप पहले अपना मन टिका लें कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जानकारी तो बहुत कुछ चाहते हैं पूरी डिटेल की, लेकिन हमें ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम करें क्या? हम कौन-सा हम करें, कैसे करें? तो इतनी थ्योरेटिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पहले दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं होती है। मोटा-मोटा ढांचा, खांचा बनाना चाहिए, फिर अपनी समझ के हिसाब से हमें ऑप्शन लेनी चाहिए। जब ऑप्शन ले लें, तो उसको ज्ञान डिटेल में ज्ञान प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। कृषि जो अपने अधिकारी होते हैं, वो आपको बता देंगे, जो कृषि विज्ञान के अंदर है वो बता देंगे, जो पुस्तकें हैं वो बता देंगी, बहुत सारे ऐप है, गाँव कनेक्शन है, कृषि ऐप वाला है, ऐसे ये बता देंगे, आपके दोस्त बता देंगे, हमारे जैसे बंदे हैं वो बता देंगे, तो बहुत मिल जाए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आप इंटरनेट से भी सर्च करके उसको आप कर सकते हो। तो ऐसे करके ये सारे मैंने कोशिश करी है कि मोटा-मोटा मैं इसको कवर करूँ। एक आधा मैं देख लेता हूँ, अगर नोट मेरा कोई छूट गया हो तो फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं। और ये हमने कवर कर दिया। धरती माता का, पर्यावरण का हमें सोच के हमेशा चलना है। एक पॉइंट मैं मिस कर गया था आपको मैं, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से इसको समझने की कोशिश करें। एक फसल है जो आपने इतनी मेहनत करके बोई, ठीक है? तो आपने उसको अपने मतलब का जो ऊपर का दाना था वो तो आपने काट लिया, और जो 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 बाकी बचा हुआ था उसमें आपने आग लगा दी। आप सोचें, क्या ये सही है? आपने इतने प्यार से अपनी वो फसल लगाई, ये तो इसका मतलब आप बहुत स्वार्थी हो गए। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे गाय आपको दूध दिया, उतना देर आपने उसको रखा, और जैसे ही उसने दूध देना बंद किया, आपने उसको बाहर निकाल दिया, चाहे वो बूचड़खाने में जाए, चाहे वो कहीं एक्सीडेंट में मर जाए। तो इतना स्वार्थी किसान को नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये आप हमेशा दिमाग में रखें कि आपको क्यों वो नहीं चलाना है। हो गया अवशेष में रोटावेटर को मिलाने का, हो गया तीसरा यह था कि हम किसी भी तरीके से हाँ, एक जो 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 विंड्रो मेथड है वो मैंने बताना भूल गया था, वो बताता हूँ, जो विदेशों में इस्तेमाल होता है। ये नाडेप तरह का ही एक बड़ा एक मॉडल है, आप जो समझे। तो आपने क्या करना होता है कि जैसे आपके पास खाली जगह है, तो आपने जो ये अवशेष था वो आपने इकट्ठा कर लिया, ट्रॉली पे बैठे भी आपने इकट्ठा कर लिया। तो आप इसको खाली जमीन के ऊपर आप इसको परत दर परत बिछाते जाएं लंबाई के अंदर, और वो विदेशों के अंदर तो ट्रैक्टरों से, मशीनों से बिछाया जाता है। वो क्या करते हैं कि जैसे
5 फीट चौड़ा आपका ऐसे 6 इंच मोटी एक जमीन के ऊपर परत इसकी भूसे की लगा देते हैं। चूंकि ये भूसा कार्बन युक्त होता है तो इसको खाद बनाने के लिए नाइट्रोजन हमें चाहिए। ये सिद्धांत बार बार आएंगे। अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आप पहले वाला सेशन में सिद्धांत जरूर आप समझ। बिना सिद्धांत के आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बिना सिद्धांत के आप हैंडीकैप अपाहिज हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि कोई वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो सिद्धांत वही है कि खाली कार्बन से खाद नहीं बनेगी, आपको नाइट्रोजन मिलाना पड़ेगा। तो विदेशों में वो क्या करते हैं, जैसे एक परत आपने उसकी भूसे की बिछा दी, उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि जो किचन वेस्ट होता है, जो घरों से मिलने वाला कचरा होता है, जो इवन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डाल देते हैं उसके अंदर, जो इवन सीवेज का स्लज होता है वो भी उसमें डाल देते हैं, उसकी लेयर बना देते हैं और उसके ऊपर फिर भूसे की लेयर बना देते हैं, फिर उसके ऊपर नाइट्रोजन वाले आइटम की लेयर बना देते हैं। आप लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए गाय का गोबर, गाय का मूत्र सबसे अच्छा ऑप्शन है। और किचन वेस्ट भी अगर आपके पास में है बहुत बढ़िया, वरना आप अपने होटल वाले मित्र से, आप सब्जी मंडी से आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैसे नाडा विधि में करते हैं, नाडा विधि में क्या करते हैं कि एक आपने कचरे की लेयर बिछाई 6 इंच की, उसके ऊपर गाय के गोबर में पानी मिला हुआ आपने छिड़क दिया, उसके ऊपर मिट्टी की एक परत लगा दी, फिर उसके ऊपर भूसा। ये सेम तरीका विंड्रो मेथड में आप कर सकते हो। तो इसे लंबी लंबी बिल्कुल सीधी लंबी ऐसे इसकी ढेरियां बना दी जाती है। लेकिन एक सिद्धांत और है इसका कंपोस्ट का, कि उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारी जो नॉर्मल विधि में खाद बनती है वो टाइम क्यों लगाती है कि उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, नमी जो है वो भी कभी कभी जब बारिश आती है नमी मिल पाती है। तो इस मेथड में वो क्या करते हैं, विंड्रोवर को यूज करते हैं। विंड्रोवर क्या होता है, मशीन के आगे लगा हुआ एक ऐसे घूमने वाला पहिया होता है जो उसको मिलाते हुए चलता है। वो ढेरी को पूरा मिलाएगा और वापस ढेरी बना देगा। उसके अंदर जो भी आपने सूखा गीला कचरा मिलाया था वो आपस में अच्छी तरह, जो आपने तो लेयर बाय लेयर डाला था, लेकिन ये उसको पूरा मिला देगा, उसको छोटा भी कर देगा, शेड भी कर देगा और मिला भी देगा। और फिर उसमें अगर वो थोड़ा सूख गया है तो ये लोग उसमें ऊपर से पानी और छिड़कते हैं। तो ये विंड्रोवर इंडिया के अंदर भी आता है। इसको कंपोस्ट टनर के नाम से जाना जाता है। ये भी 2 लाख रुपए की आसपास की कीमत आती है। ट्रैक्टर के ऊपर आप लगा सकते हो अलग से। जो ट्रैक्टर के सामने चलने वाला भी होता है, ट्रैक्टर के साइड में चलने वाला भी होता है। इससे क्या होता है, आप उसको हर हफ्ते उसको पूरी ढेर को आप मिला देते हैं। तो ऐसा करने से वो जो खाद जो नॉर्मल आपकी किसी भी विधि से 2-3 महीने में बन रही थी, तो ये खाद आपकी 1-1.5 महीने में तैयार हो जाती है। फिर इस खाद को आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो, आप इस खाद को बेच भी सकते हो। विदेशों में के अंदर तो खाद बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती है, उनमें बहुत प्रॉफिट होता है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप लोग भी ये छोटा सा यूनिट अपना लगा सकते हो। तो अभी इससे ये पूरा मेरा कवर हो गया है। बाकी कोई आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं कुछ चीज अगर भूल गया हूँ तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो मैं चैट में से शुरू करता हूँ। तो इसमें सब्सिडी वाला मैंने बता दिया है जी। और मल्चिंग करेंगे तो नहर का पानी लग जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल लग जाता है, ऐसी कोई चिंता नहीं है। जो जमीन ढालू होती है उसमें थोड़ा वो इकट्ठा होता है, वरना ये जो मल्चिंग आप डालते हो ना, ये जमीन से चिपक जाती है, तो पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप करके देखें, और जितना मल्चिंग को छोटा करके देखें तो जमीन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तुलसी यादव जी, आपने पूछा था कि गोबर को सूखा डालें या गीला, और 1 एकड़ में कितना पशु गोबर डालना चाहिए, खेत में डालने का सही तरीका क्या है। अभी ये पता नहीं है कि आप गोबर को किस विधि में आप डालने की बात कर रहे हो। आप खाद के रूप में डालने की बात कर रहे हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गोबर को कभी भी, कच्चा गोबर कभी भी जमीन में नहीं डालना चाहिए। कच्चे गोबर को जो है ना वो मतलब खाद बना के डालना चाहिए। हाँ, आप अगर इसको ये भूसे के ऊपर आप डालने की बात कर रहे हो तो आप इसको जैसे नाडा विधि वाला आप तरीका अपना लें कि आप 100 लीटर पानी में 4-5 लीटर गोबर घोल लें और फिर उसको आप छिड़क दें। इसको इतना ही छिड़कना होता है कि जो भूसा फसल अवशिष्ट होता है वो गीला हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक अपने आप आ जाएगा। 1 एकड़ में कितना आता है मुझे इसकी कोई मात्रा अभी पता नहीं है, आप खुद निकाल लेना। कि 4 इंच मोटी आप जब बर्फ जमा लेते हो और उसको गीला करने के लिए आप, ये अनुभव से आ जाएगा, इसमें कोई ऐसे फार्मूले नहीं होते। और आपने भी कोई गोबर को इतना तोल के नहीं डालना है।
तो ये हो गया। और मल्चिंग में कैसे यूज करते हैं मैंने आपको पीडीएफ वीडियो, मल्चिंग के बहुत वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। जैविक खेती का एक सिद्धांत है, जैविक खेती में सारे वो होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो कचरा होता है उसको आप छोटा करके, और छोटा नहीं कर सकते हैं तो एज इट इज उसको बड़े को भी डाल दें। बड़ा जो कचरा होता है उसको खाद बनने में टाइम लगता है, छोटा होता है वो जल्दी खाद बन जाता है। तो उसको जमीन पे आपने बिछाना है बस, तो उसकी आपने 1-1.5 इंच की लेयर, आपने 1 इंच की लेयर भी बहुत है, उसको आपने बिछा देना है। बहुत बारीक पाउडर भी नहीं करना है कि वो नीचे हवा भी ना लगे, बट जैसे भूसा होता है इस तरह का आप डाल सकते हैं। और का है विच मेथड यू सेड, मुझे लगता है ये मेथड विंड्रोर मेथड के लिए आपने भारती जी पूछा था। जो उसको विंड्रोर मेथड कहते हैं। तो वो क्या होता है कि एरी लगा दी जाती है और उसको वो विंडोर उसको सिर्फ मिलाने का काम करता है। मिलाने से क्या होता है, जो खाद होती है जल्दी बन जाती है, अच्छी बन जाती है। और उसके बाद में और कोई है, वॉइस की बात हो गई, क्या आई थिंक सीधा मुद्दे पे आए तो आगे मुद्दे पे जी। अभी आप देखिए, अभी कोई क्वेश्चन हो लोकेश जी किसी का तो पूछ सकते हैं, और आप उनको अलाउ कर सकते हैं ऑडियो ऑन करके, या उनको खुद ऑडियो ऑन करने की आप पावर उनको दे सकते हो। तो स्वागत है आपके सवालों में। जी 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 हाँ सर, विष्णु जी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सुनील जी, सर एक मिनट, सर पृथ्वी जी, आप मत पूछिए अभी। ये सुनील हाँ जी हाँ, पहले बहुत देर से हैंड रेज किया इन्होंने, तो पहले पूछ लेंगे फिर आप पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सुनील जी पूछिए, सुनील जी हैंड रेज किया आपने। हाँ जी, हाँ सुनील जी, माइक अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। आप भी सुनील होस्ट के नाते उनका माइक अनम्यूट कर सकते हो। सुनील जी कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, कोई तो बात नहीं। और आप पूछ लीजिए भैया, अभी आप पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अपने सर जी ये जो जीरा होता है ना, जीरा क्यूमिन, हाँ जी। हाँ जी। हाँ सर, जीरे का अगर वेस्ट मटेरियल जैसे बच जाता है उसका भी कोई कंपोस्ट होता है क्या? मतलब उसको भी जीरे का कंपोस्ट बन सकता है? हाँ सर। बिल्कुल होता है जी, ऐसा कोई कोई ऐसी फसल नहीं होती है जिसका वो बनता नहीं है। देखिए उसमें हर एक का टाइम अलग अलग हो सकता है, हर उसके अंदर गुण जो पोषक तत्व है वो अलग अलग हो सकते हैं। जीरे का मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से कोई भी फसल ऐसी नहीं है। जीरा तो खाने वाली चीज है, मनुष्य खाता है, इसका मतलब एडिबल है, उसमें पॉइजन नहीं है, तो इसका मतलब आराम से उसका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता उसके लिए सर क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जीरे वाला टोटली कंपोस्ट टोटल वेस्ट होता है। मतलब जैसे करीबन 100-200 कुंटल जितना भी हुआ, सारा का सारा वेस्ट मार देते हैं। न तो उसको गाय खाती है, न कुछ, बिल्कुल फालतू, न उसको खेत में रख सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई ऐसी दवाई हो कि जैसे कि हम लोग गड्ढे में डाल के रखते है। हैं। ये जो दवाई जो ये है सारे फसल अवशेषों के लिए होती है। दवाई में क्या होता है, इसमें फंगी होती है, बैक्टीरिया होता है। तो और किसी भी फसल अवशेष के लिए ये सारा काम करता है, ये अलग से किसी अलग अलग फसल के लिए नहीं होता है। तो तो वो आप चीज इसको सर आप गदर अपना वाला। जीवामृत बना डालें, वेस्ट डिकम्पोजर डालें, आप गाय का मूत्र डालें, गाय के गोबर को पानी में मिला के डालें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसको छिड़क के और उसको हल चला के उसको मिट्टी में मिला दें और ऊपर से पानी दे दें। पानी देना जरूरी होता है, नमी देना जरूरी होता है, तो वो आपका अच्छी खाद। चलो चलो, नहीं सर, मैंने कहा अगर एकदम जैसे आइडिया हो जाए ना परफेक्ट, हाँ जीरे वाला इतने दिन में होता है, उसको ऐसे करें देखिए तो मेरा फिर उसका। अपना कोई अनुभव नहीं है, आप मेरे हिसाब से कोई ऐसा फर्क नहीं होता है जीरे में। अब ऐसा तो है नहीं कि हर फसल के लिए अलग अलग कोई तरीका होता होगा, अलग अलग कोई बनते होंगे। दो तरह की फसलें भारत में पैदा होती है, तो हर एक फसल के लिए अलग थोड़ा ना कोई दवाई बनती है, टीका बनता है, अलग अलग थोड़ा ना कोई। सिद्धांत एक है, कार्बन मटील है, उसके अंदर आपने ये और दूसरा एक मैं बड़ा अच्छा याद आ गया आपके इस सवाल से। एक तरीका नाइट्रोजन का और होता है कि आप, क्योंकि ये आपका जो सूखा भूसा होता है, फसल अवशेष होता है, ये कार्बन युक्त होता है। अब आपने नाइट्रोजन मिलाना है, दूसरा तरीका नाइट्रोजन मिलाने का है कि उसमें आप हरी खाद मिला दें। हरा हरा जो चारा है कोई भी, वो काट के मिला दें, जो घास की कटिंग है वो मिला दें, खरपतवार का टुकड़े करके वो मिला दें, तो भी उसको नाइट्रोजन की पूर्ति मिल जाती है।
तो उसके ऊपर आप हरी चीज को काट के टुकड़े करके पत्ते डाल सकते हो, नीम के पत्ते, हरे पत्ते डाल सकते हो, किसी भी पेड़ के हरे पत्ते आप डाल सकते हो, कोई हरी फसल उसमें डाल सकते हो, चारा जो है वो आप कुतर के डाल सकते हो, वो भी नाइट्रोजन का काम करता है और वो भी बहुत अच्छी खाद बनाता है। हाँ जी, और कोई सवाल हो आपका या किसी और का? सर एक सवाल, सॉरी लास्ट सर, आपको भी बार बार सर, ये कि जैसे अपन गड्ढे में, जैसे गड्ढा अपन 5 से 6 मीटर नीचे खोदते हैं, ठीक है सर, तो उसमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? बाद में अपने आप उसमें मिल जाएगी परत में, अलग अलग परतें ये बनाएंगे? बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए गड्ढे की, वैसे तो जमीन के अंदर क्या होता है, जमीन में भी आपको मालूम, मिट्टी के अंदर भी पोरस होते हैं, पोर होते हैं, छेद होते हैं, तो उससे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन उनको मिल जाती है। जैसे मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं, केंचुआ रहता है, वो भी तो सांस लेता है। वो क्यों लेता है कि मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है। लेकिन बहुत गहरा गड्ढा करने से, बहुत ज्यादा दबाने से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो खाद बनाने के जितने भी तरीके होते हैं वो बढ़िया, वो ऊपर सतही जो तरीके होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। खड्डे वाला तरीका आप अपनी सुविधा के लिए भले ही करें, वरना इससे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं। इससे सिर्फ इतना फायदा है कि नमी बंधी रहती है, आपको बार बार पानी नहीं छिड़कना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो आपको कम मिलती है। तो इसलिए ये खाद देर से बनती है और इसमें जो बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया की बजाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया, जो जो फर्मेंट करने वाला बैक्टीरिया है, वो हावी हो जाता है। तो ये कोई कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है कि आपने खड्डे में डालना ही डालना है। हाँ जी, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो बोलिए जी। हाँ जी, एक मिनट रूपल जी, ये गो कृपा प्रीतम के बारे में रूपल जी, जानना था। रूपल जी एक मिनट। सुनील वैष्णवी जी पहले पूछेंगे, उनका थोड़ा माइक अनम्यूट था। हाँ सुनील जी पूछिए। सुनील जी आवाज सुन पा रहे हैं तो पूछिए। हाँ सुनील जी आवाज आ रही है? सुनील जी का ऑडियो तो ऑन है। आप, हाँ सुनील जी बोलिए। हाँ जी सर। हाथ उठाया हुआ है आपने, सुनील जी बोलिए। जी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ जी, कालीग्राम जी, बायोगैस स्लरी का भी उपयोग किया जा सकता है नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए, जो कचरा है जैसे? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है, ये दिमाग से निकल गया था। जो बायोगैस स्लरी होती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वो भी गाय के गोबर से ही पानी में मिलके बनी होती है, उसमें अच्छा स्रोत है। ये भी आपने बहुत बढ़िया बताया। जब अगर आपने बायोगैस का प्लांट लगा रखा है तो उसकी स्लरी को आप इस भूसे के ऊपर अगर डाल देंगे तो वो भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन का काम करेगी। और उसमें खाली नाइट्रोजन ही नहीं, खाद बनाने वाले बैक्टीरिया भी होंगे, जीवाणु भी। तो ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, सिद्धांत आप समझना बहुत जरूरी है। जब सिद्धांत आपके पास होगा तो अपने आप ही आपके पास आइडिया आ जाएगा कि मेरे पास कच्चा माल क्या है और मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ जी, और कोई सवाल हो आपका या कुछ और का? एक इसका रूपल जी पूछना चाह रहे थे। रूपल जी जी पूछिए। मैं गो कृपा अमृतम के बारे में जानना चाहती थी। इसके बारे में जी, गो कृपा अमृतम। देखिए ये तो अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई अमृत, तो वो आप जो संस्था ये कहती है बनाती है उससे आप पूरा, मुझे तो याद नहीं है कि उसमें कितनी मात्रा में क्या मिलाना है। मोटा मोटा यही होता है कि गाय का जो जो गोबर और गाय का जो मूत्र होता है उसमें जीवाणु भी होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, और उनकी संख्या वृद्धि के लिए उसमें गुड़ मिला दिया जाता है और थोड़ा सा आटे, कोई आटा, जो दाल का आटा है, बेसन वगैरह, वो मिला दिया जाता है। तो उससे वो उन जीवाणुओं की वृद्धि होती है और बाद में उसको आप खाद के रूप में यूज कर सकते हो, तरल खाद के रूप में भूसे के ऊपर छिड़क के इसकी खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो संस्था अलग अलग नाम देते हैं, राजीव दीक्षित ने कोई अलग नाम दिया,
सुभाष पालेकर ने अलग नाम दिया, कोई गौ वाले जो है वो अलग नाम देते हैं। तो मैं ऐसा मुझे नहीं पता है कि आप किस गोव्रत की आप बात कर रहे हैं, बट और मैं जो कई लोग बड़ा रिकमेंड करते हैं कि पंचगव्य आप डालिए। देखिए, आप डालेंगे तो कुछ भी डालेंगे तो वो उसका फायदा होगा, बट मैं नहीं समझता कि गाय का दूध या गाय का घी आपको जमीन में डालने की जरूरत है। वो जितना महंगा पड़ जाएगा आपको उतना फायदा नहीं देगा। तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर जो सरप्लस होता है वही आप डालेंगे तो उतना काफी है। हाँ जी, और कोई किसी का कोई सवाल हो? अनुज जी आप पूछिए। अनुज जी आप पूछिए। सर नमस्कार। जी। सर मैं ये हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ये जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है ना जी, पॉलीहाउसेस के अंदर उसमें नेमाटोड जो है वो बड़ी जल्दी आ जाता है जी। तो उसमें क्या कारण रहते हैं कि किसी खाद की कमी के कारण होता है वो? उसको हम कैसे बताएं कि नेमाटोड ना आए हमारे खेतों में जी? देखिए, नेमाटोड जो है ना वो अलग अलग फसलों में उसका अलग अलग कारण होता है। तो ऑब्वियसली खाद की कमी भी उसका एक कारण होता है, और दूसरा वो जमीन की नमी के हिसाब से भी होता है। तो देखिए, उसकी तो अलग अलग बहुत उसकी दवाइयां हैं। नीम की खाद उसमें डालें, नीम खली आप डालें, और तो वो थोड़ा सा इतना डिटेल एक्सपर्ट जो ये चीज है, ये या तो मैं बाद में कहीं ढूंढ के आपको बता सकता हूँ। क्या फसल लगाते हो वैसे? किस फसल में ज्यादा आता है आपके वहाँ पे? सर हमारे आजकल ओपन में हम ये जो कद्दू वर्गीय बेलें जो है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, वो घिया लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, वो सारी बेलें खत्म हो जाती हैं हमारी जी, मतलब ओपन में जी। बिल्कुल सही कहा है आपने इनमें, और ये बड़ी बेलें होती है और बड़ी सीमित इनकी जड़ें होती है, और वो जड़ अगर खराब हो गई तो वो सारी की सारी बेल आपकी खत्म हो जाती है। तो ये वाकई बड़ी समस्या है, और मैं इसको आपको कोई ढूंढ के किसी कृषि विज्ञान केंद्र से पता करके, खासकर पर्टिकुलर इसी घी की बेलों वालों पे मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए क्या किया जाए। दूसरा सर मेरा एक ये था कि हम एक छोटा सा मशरूम लगाते हैं जी, 100-200 प्लांट बैग ना जी, तो उसका जो मटेरियल हमारे पास मिक्सचर बच जाता है जी, वेस्ट जो है, तो उसको हम खाद में कैसे कन्वर्ट करें जी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए, जैसे खाद, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि खाद बनाने के सिद्धांत आप जरूर पढ़ें, जरूर सुने, बार बार सुने, इतना सुने कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये भी एक जैविक पदार्थ है। जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं उन सब से खाद बनती है। तो मशरूम का जो बचा हुआ है वो भी बहुत बढ़िया उसकी खाद बनेगी। उसके अंदर तो बल्कि फंगी भी मिली हुई होगी, तो वो और जल्दी उसको बनाएगी। तो बिल्कुल आप उसको खाद में डाल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा, मुझे ये नहीं पता है कि उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है या कार्बन, मेरे ख्याल से नाइट्रोजन ज्यादा होता है। तो आपको गीले रूप में, नाइट्रोजन रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सूखे वाले कचरा तो वैसे भी बहुत होता है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर उसको डायरेक्ट कर लें इस्तेमाल, या उसको प्रोसेस करें किसी उसमें? तो मेरा सिद्धांत तो हमेशा वही रहता है कि आप प्रोसेस करके करें। डायरेक्ट करेंगे तो ही प्रोसेस के लिए 1 महीने का गैप देना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस के लिए कैसे उसका प्रोसेस क्या रहेगा जी? है जी, क्या मिक्स करेंगे उसमें जी? नहीं, वो तो आप, जैसे आपके पास में भूसा है, किसी भी चीज का भूसा है, फसल अवशेष है, वो आप उसमें मिला दें। वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मिट्टी में मिला दें, मिट्टी में मिला के उसको छोड़ दें। और अगर आपके पास में टाइम है नई फसल उगाने का, तो आप उसको जमीन में मिला के पानी दे के 1 महीने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी। 1 महीने के बाद उसमें कोई भी फसल आप लगा सकते हो जी सर, जो सुविधा आपको लगे। राइट सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। माफ करिए बिश्नोई जी, मैं आपकी बात काटता हूँ। ये जो सा मशरूम का है वेस्ट है, ये तैयार होता है, ये खाद डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। ये पहले 20 दिन तक इसको कंपोस्ट बनाते हैं, गल के सड़ के ये तैयार होता है, और ये डायरेक्ट खेत में हम सीधा यूज कर सकते हैं। बहुत मुझे अनुभव नहीं है इसका आपके मशरूम का। मैंने सिद्धांत के हिसाब से बताया कि इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये अपने किसी अनुभव वाले किसान से पूछेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे,
तो ऐसा तरीका होगा जो बढ़िया रिजल्ट देगा। तो आप उनको गाइड कर सकते हो, आप भी आप बता सकते हो। नहीं, हम तो जी सीधा उसको खेत में जी, सब्जी वगैरह में सीधा यूज कर लेते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट मना है नहीं उसके। किया विष्णु जी ने। हाँ जी। सीधा मतलब खेत में मिला देते हैं। जी सर, हाँ, क्योंकि ये इसकी मैंने बताया प्रोसेसिंग 20 दिन की रहती है जी कंपोस्ट बनने में। 20 दिन की, बहुत हाँ अच्छी जी, बात है। इसका उसको मतलब उसको काट लगा लगा के 20 दिन में तैयार करते हैं, फिर इसकी कास्टिंग वगैरह करके स्पान डाल के फिर यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है सीधा बहुत खेत में। बढ़िया, ये मेरे लिए अच्छा नया अनुभव है। मैं भी सोच रहा था, क्योंकि ये दूसरे फसल अवशेष की तरह इतना सख्त नहीं होता है जिसमें महीने की जरूरत पड़ती है। ये अगर 20 दिन में खाद बन जाती है तो बहुत अच्छी बात जी धन्यवाद जी। है। हाँ जी, और देखिए कोई लोकेश जी। और किसी का मनीषा, ये चैट में कुछ प्रश्न आए थे। एक चैट में आया था किसी का ईख के बारे में, मैं देख लेता हूँ। भारती जी ने पूछा था शुगर केन लीव्स का फास्ट डिकम्पोज कैसे करें, विच फंगस और बैक्टीरिया। देखिए अब इसके लिए तो मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मैं उस फंगस का टेक्निकल नाम ही आपको बता दूं। आप तो उसके लिए वेस्ट डिकम्पोजर कोई भी ले लें, और कुछ नहीं है तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र और ये लेके और करें तो उसकी खाद बन जाती है। और उन पत्तों को अगर आप छोटा कर पाए तो बहुत जल्दी खाद बनती है। किसी भी चीज को, ऑर्गेनिक मटेरियल को टुकड़े टुकड़े करते हो तो हमेशा ही इसकी खाद जल्दी बनती है। ये खाद का एक सिद्धांत भी है। तो आप किसी भी तरीके से जो आपके पास में उपलब्ध हो, और अगर वो आपके कृषि विज्ञान केंद्र में, आपका कृषि विभाग में, यूनिवर्सिटी में अगर आपको उसकी किसान या जो जो शुगर केन वाली जो संस्था है गवर्नमेंट की, उसकी वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो शायद वहां भी कुछ मिल सकता है। मुझे इसका ये नहीं पता है कि अलग से कोई इसका आता है। मैं तो ये मुझे मालूम है कि उसमें आप जो जितने भी वेस्ट डिकम्पोजर है वो आप डाल सकते हैं। सर गन्ने की कतारों के बीच में इसी बात पे बात याद आया कि जो जो गन्ना में रस निकलने के बाद में जो कचरा बचता है ना, वो भी बहुत, उसकी भी बहुत अच्छी खाद बनती है। उसको भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं, या उसको भी आप खाद में मिला सकते हैं, तो उससे भी बहुत बढ़िया खाद बनती है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखिए चैट वाले में कुछ अगर हो तो फंगस भारती जी, जीरा का मैंने बता दिया, भारती जी को जवाब दे दिया मैंने, और हाँ वो बाकी कुछ सारे पूछना चाह पुराने रही हैं। थी। तो अब देखिए कोई और किसी का हो तो कोई आप अलाउ करना मनीषा चाहें जी, तो अभी टाइम है 3-4 मिनट का, तो 10 ही जल्दी ये कर दिया मनीषा हमने। जी, मनीषा जी नमस्कार सर जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार जी। जी, मैं पत्तों की खाद बनाती हूँ। जो हमारे यहाँ पे पार्क में पत्ते इकट्ठे होते हैं उसको हम लोग हाँ जी, फेंकने नहीं देते। तो हाँ जी। मैं, आपने जैसे बोला था कि इसमें कच्चा गोबर नहीं मिलाना, तो अब तक मैं कच्चा गोबर ही मिलाती थी और साथ में वेस्ट डिकम्पोजर। ये कच्चा गोबर कहाँ मिलाती थी? कच्चा गोबर सीधा मिट्टी में, जमीन में नहीं मिलाना है, मैंने ये अच्छा कहा था। अच्छा, खाद मतलब मैं बनाने पत्तों, के लिए जो गोबर मिलाएंगे वो तो कच्चा होगा ही होगा, उसको आप कहाँ पकाएंगे? तो अच्छा वही ये वही, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि आप जी अपनी मिट्टी के अंदर जैसे खाद डाल के अपना पौधा लगा देते हो, तो ऐसे कच्चा गोबर आपने उसमें डाल के सीधा नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें खाद बनने में टाइम लगेगा, तब तक वो गर्मी पैदा करेगा। अगर आपने मिलाना भी है मिट्टी में तो जी, 1 महीना तक उसको छोड़ दें। 1 महीने में जब मिट्टी के अंदर ही उसकी खाद बन जाएगी, गर्मी उसकी निकल जाएगी, हाँ जब हाँ वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब उसमें पौधा लगाएं। तो आप कंपोस्ट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली आप, जैसे पत्ते हैं आपके पास, आपके हाँ पास जी में पत्ते हैं, उनके वो एक ड्राई कार्बन का काम करेगा। आप गाय का गोबर लेके पानी मिला के उसके ऊपर छिड़कते हैं लेयर बाय जी लेयर, या उसमें पूरे में भिगो के आप किसी बड़े ड्रम में आप गाय का गोबर पानी में मिला दें, और जी, पत्तों को डाल डाल के आपने भिगो भिगो के बाहर आप ढेर लगाते जाएं, तो उसकी बहुत बढ़िया खाद हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज और पूछना था कि जो खरपतवार होती है, क्योंकि पत्तों की खाद में, मतलब वो क्या खाद बनने के उसमें मर जाते हैं उसके जो बीज होते हैं, या दोबारा अगर वो खाद डालेंगे तो उसमें अगर हॉट खरपतवार? कंपोस्टिंग हो रही होती है, अगर आपने अच्छी विधि से आपने बनाई है, और तो वो पूरा हॉट कंपोस्टिंग में क्या होता है कि 70 डिग्री टेम्परेचर तक उसका तापमान चला जाता है। तो 70 जी, डिग्री में ज्यादातर खरपतवार के जो बीज है वो मर जाते हैं। तो अच्छा लेकिन इसमें फिर भी क्या होता है, कमी पेशी रह जाती है, थोड़ी बहुत खरपतवार के बीज रह जाते हैं।
तो वो उगते हैं, परेशान करते हैं। उसके लिए यही तरीका है कि जो खरपतवार आप उसमें डालो तो जी। एक तो या तो बीज आने से पहले डाल दो, एक अच्छा। उसमें अगर बीज आ गया है तो उसमें ऊपर वाला जो उसकी बाली वाला हिस्सा है उसको आप नहीं डालें, नीचे वाले को आप डाल दें। ठीक है। हाँ जी नितिन जी, आपने आम के सूखे पत्तों का बताया। देखिए ये मैंने पहले बताया था जो किचन वेस्ट के, और आज भी ये यही है। तो मैं किसी भी पेड़ के पत्ते, कुछ सफेदे के पेड़ जो होता है, सफेदे के पत्ते जो है ना वो खाद के लिए सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से बड़े सख्त होते हैं और टाइम लगता है और वो असरदार भी नहीं होते हैं। बाकी आम के पत्ते, आप आम के पत्ते इकट्ठे कर लें और उन आम के पत्तों को आप परत दर परत लगाते जाएं जमीन पे। 5 फुट चौड़ा आप पट्टी बना लें, लंबाई की कोई दिक्कत नहीं, पूरा 1 बीघा लगाएं चाहे, तो आप 6-6 इंच के आम के पत्ते लेयर के उसमें बिछा दें। उसके ऊपर आप कोई भी नाइट्रोजन वाला पदार्थ डालें। इसलिए मैं बार बार सिद्धांत पे आता हूँ कि सिद्धांत अगर पता होगा तो आप कोई भी जो पास में सबसे सस्ता उपलब्ध साधन होगा, मटीरियल होगा, उसी को आप डालें। तो उसमें नाइट्रोजन के लिए आप हरे पत्ते, आपके पास में हरे पत्ते आप डाल दें, एक परत डाल दें, पानी छिड़क दें। हरे पत्ते नहीं है तो गाय का मूत्र अगर है तो वो छिड़क दें, गाय का गोबर है तो पानी में डाल के वो छिड़क दें, वेस्ट डिकम्पोजर है तो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बना के वो उसमें छिड़क दें। इनमें से कोई भी चीज जो आपको उपलब्ध है उसके ऊपर छिड़क दें। और बीच में मिट्टी की, जो आपके पास अच्छी मिट्टी है, गार्डन की, अच्छे खेत की उपजाऊ मिट्टी है, या किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी है, बरगद की, पीपल की, उस मिट्टी को भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप डाल दें, और तो वो बहुत बढ़िया खाद आपकी बन जाएगी। अगर आप उन पत्तों को आप हफ्ते में एक बार काट लगा के मिला मिला के डेयरी को दोबारा कर दें, जो विंडरोर जैसे करता है, तो वो और जल्दी, तो वो एक महीने में खाद बन जाएगी। वरना सीधा अगर छोड़ देंगे तो 2 महीने में उसकी खाद बन जाएगी। तो आम के पत्ते भी एक कार्बन होता है, तो जैसे बाकी फसल अवशेष की बनती है, ऐसे ही आम के पत्तों की भी बन जाती है। पीपल के पत्तों की बहुत बढ़िया बनती है, बरगद के पत्तों की बहुत बढ़िया बनती है। जो जो जितने भी रस वाले, जूस वाले मोटे पत्ते होते हैं, जिससे आक होता है, आक के पत्ते की बहुत बढ़िया खाद बनती है। तो ये जैसे शमी का पेड़ है, खेजड़ी की बहुत बढ़िया खाद बनती है। तो लगभग सभी, ऐसा कोई नहीं है जो खाद नहीं बनती हो। मेरे नॉलेज में जो हमारे इलाके में सफेदा जो होता है, उसमें लोगों को शिकायत आती है कि साहब ये बहुत टाइम खा जाता है, गलता है, तो इसलिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन अभी चैट में आया है, ये हम ले लेते हैं लास्ट में। चने की फसल का देखिए, चने की फसल के लिए निमाटोड का तो जो निमाटोड की दवाइयाँ आती है वो आप डालें। आप नीम ऑयल का छिड़काव करें जमीन में, और काफी कुछ तो ये जो जीवामृत होता है इससे भी कंट्रोल होता है। आप जमीन में आप मिलाएंगे तो निमाटोड की भी कमी आएगी, अगर आप गाय के मूत्र वाला आप उसमें डालेंगे। जीवामृत तो हम लोग ताजा काऊ डंग को 20 लीटर पानी में गुड़ और बेसन मिलाकर डालते हैं साथ। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है जी, आपने बता दिया है कि ये जीवामृत आप ऐसे ही बनाते हैं। 200 लीटर पानी में आप कितना ताजा गाय का आप डालते हैं बताया नहीं आपने। तो ये तरीका वही है जो जीवामृत बनता है कि गाय के गोबर को 10 किलो गोबर को 10 किलो गाय का मूत्र लेके उसमें वो बेसन और गुड़ मिला के बनाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, आप अपने अनुभव से इसको बना सकते हैं। हाँ जी लोकेश जी, देखिए 10 मिनट का हो तो बताइए। हाँ, ये क्या है कि 2-3 प्रश्न हैं, अभी 3-4 लोग पूछना चाहते हैं, तो उसमें समय यदि वो संक्षिप्त में पूछें। समय की आप बिल्कुल मेरी तरफ से कोई चिंता नहीं करें, आप कितना भी टाइम लगे मुझे दिक्कत नहीं है। आप उनको जो क्वेश्चन पूछता है उसको अगर आप वीडियो हाईलाइट कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और उनका नाम भी आ जाता है साथ में। नहीं तो कोई बात नहीं, आप उनको अलाउ करें। ऐसा है कि एक-एक प्रश्न पूछ लीजिए आप लोग, और बाद आगे आपके प्रश्न ज्यादा होंगे तो कल पूछ लीजिएगा। तो रणजोत जी एक प्रश्न पूछ लीजिए, रणजोत सिंह जी। नमस्कार जी, रणजोत बोल रहा हूँ। नमस्कार जी रणजोत जी। जी सर, मैं पूछना चाहता था, आजकल ना जो रूफटॉप गार्डन का काम करते हैं लोग, उसमें सर वो अमृत मिट्टी की बहुत बात सुनने को आ रही है। ये अमृत मिट्टी क्या होती है, कैसे बनती है सर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आगे किसी
नहीं नहीं, मुझे देखो मैंने पहले ही कहा था, अलग अलग संस्थाएं वही प्रोडक्ट को अलग नाम दे के निकालती हैं, उसकी मात्रा थोड़ी चेंज कर देती है, उसमें थोड़ा सा मिला देती है। तो जी मैं तो यही कहूंगा, अमृत मिट्टी उसी को कहते होंगे जिसमें जीवामृत डाला हुआ होगा। तो जीवामृत डालने के बाद में ये अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो मुझे नहीं देखो पता। मैं ये वो तो दीपक जिससे आपको सचदेव मिलती है वो उससे पूछेंगे तो बता देगा कि भी इसमें क्या ऐसी खास बात है, क्या डाला हुआ है कि इसको जी जीवामृत कहते हैं। नहीं है उसके ये बारे जो में घन जीव अमृत है उसी को अमृत मिट्टी बोलते हैं हाँ जी। जी, सुनीता जी ने जवाब दिया है कि जी ये 6 महीने का कोई प्रोसेस होता है, मिट्टी हाँ को जी। कोई तैयार करते हैं। तो सुनीता जी आप बता सकते हो, आप अगर माइक ऑन करके आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी एक दूसरे से सीखते रहते हैं। देखो दीपक सचदेवा है, उन्होंने ये विधि मतलब निकाली है कि हेलो MP है शायद दीपक सचदेवा। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, मैं अपनी वाइफ के बिहाफ पे ये जो सुनीता नाम से है ये ज्वाइन ठीक कर है रखा है मैंने। ठीक है जी, हाँ जी। आप बताइए तो जी। इसमें क्या सर, ये आवाज 6 कम आ मंथ्स रही, का थोड़ा है। जोर से बोलिएगा। हाँ जी, इसमें इसमें सर ये 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो आपने जैसे खाद का बताया है, जो 1 लेयर कार्बन और 1 लेयर नाइट्रोजन, ठीक है इस ऐसे करके हमें हमें कम से कम 5 फीट तक आना है इसमें। ठीक है और जो कार्बन होगा वो अमृत पानी में भिगोकर उसमें रखना है। फिर उसको ऐसे थोड़ा टाइम रखेंगे, अल्टा पल्टी करते रहेंगे। तो फिर ठीक है। लास्ट में उसमें क्या है, हमें 6 रस या 9 रस के बीज उसमें डालने हैं। जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, कुछ भी है, इस तरह 9 रस होने चाहिए, जिसमें कटु और कड़वा और तीखा और ये सब मिक्स होने चाहिए 9 रस। तो फिर उसको हम क्या है 10-10 दिन बाद में जो ये उन बीजों का अंकुरण होगा तो उसको हम ऊपर से काट के उसी में मिलाते रहेंगे। तो ऐसा 2 या 3 बार करना है कम से कम। चलिए और फिर वो उसमें जिस हिसाब से 6 मंथ के अंदर वो उसका अगर पूरे जमीन पे 1 इंच का लेयर ये बन जाता है, तो फिर जो दीपक सुचदेव जी के अकॉर्डिंग हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो तो है इसको कॉन्सेप्ट है कहते हैं बहुत ही अमृत लेंथी मिट्टी है है, सर। लेकिन इसमें मिट्टी तो नहीं होती है, मतलब एक तरह का खाद ही हुआ ना ये? हाँ खाद है, जस्ट खाद है, प्योर खाद है। और इसमें मिट्टी का जैसे हम रेत का जो अपने कहते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं इसके बीच में। हाँ ठीक जी है, सर, यही है ये, लेकिन ये धन्यवाद जी। बहुत बाकी आप जो लेंथी ये और लेबर वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, मतलब वो कोई प्रॉब्लम है कि कईयों को कोई शूट करता है, कईयों को नहीं करता है। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हाँ हैं जिन्होंने अपना तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, उनको वो कंफर्टेबल लगता है, वो हाँ हमेशा जी हाँ उसी जी को बताते हैं, दूसरे का उनको वो अच्छा लगता है। तो ये हाँ जी हाँ जी यही मैं बार बार कहता हूँ कि सिद्धांत आप पता कर लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद में जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सस्ता लगे, जो भी आसान लगे, वही तरीके से आप खाद बनाइए और वही आपको फायदा देगा। ऐसे compete मत करिए कि वो ये बना रहा है तो मैं भी बनाऊं, आज उस कंपनी ने इस नाम से निकाला है तो मैं तो उसी को खरीदूं। ऐसा नहीं है। जो फार्मिंग है, वो एग्रीकल्चर है, अगर वो सस्टेनेबल नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं। सस्टेनेबल उसका उसको कहते हैं कि जो है उससे आपने गुजारा करना है, और आपने अपने जो आइटम है, अपने जो वेस्ट है, उनको आपने रिसाइकिल करना है। तो जिससे कि आपको खर्चा कम लगे और आपको फायदा ज्यादा। तो ऐसी खेती, सस्टेनेबल जो खेती है, सस्टेनेबल फार्मिंग है, उसी में ही फायदा है। हाँ जी, और किसी का कोई जी सवाल विष्णु हो? जी, ये परेश जी पूछ रहे हाँ थे। जी उन्होंने चैट में लिख के डाला है कि वेस्ट डिकम्पोजर बाई NCOF is only solution by which CO2 is not generated as they claim। हाँ, इन्होंने लिखा है कि वेस्ट डिकम्पोज बाय ओनली सॉल्यूशन आई विच यू टू। देखिए ये हर एक संस्था अपनी अपनी अगर यही चीज आप उनसे सुभाष पालेकर से पूछेंगे, वो इनको गालियां देंगे, वो कहेंगे बकवास मारते हैं। और तो ये अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना क्लेम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होती हो। थोड़ा उसमें सच तो है, थोड़ा सच इसमें इसलिए है कि जो आप नाइट्रोजन जब उसमें मिलाते हो तो गैस पैदा होती है, ठीक है। लेकिन वो इतना नहीं है कि आपका नुकसान करेगी, इसीलिए उसको कहा जाता है कि 1 महीने के गैप के बाद में ही आपने उसको फसल को लगाना है।
और इसीलिए यही कहा जाता है कि कच्चा गोबर आपने नहीं डालना है, क्योंकि वो गैस पैदा करता है। और ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है, ये नाइट्रोजन तत्व नहीं है, ये एक फंगी है, ये बैक्टीरिया है जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सच्चाई है कि ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है ना, वो कम CO2 बनाता है या बिल्कुल नहीं बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली NCOF वाला ही ऐसा करता है, कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो भी ऐसा ही करेगा। जो पूसा दिल्ली वाला है कैप्सूल, वो भी ऐसा ही करेगा। और आप अपना गाय के मूत्र से, गोबर से बनाते हो, वो भी यही काम करेगा। उसमें गाय के गोबर वाले में थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि नाइट्रोजन का तत्व उसमें है, तो बाकी इसमें इतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो जिस पे विश्वास हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी आपने तसल्ली कर ली हो, जो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, उसी को आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, ये अगला प्रश्न है गैलेक्सी M21, मेरे ख्याल से सुहास जी हैं ये। हाँ हाँ सुहास जी पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सुहास है। सर एक प्रश्न था कि राजस्थान में लोग सिर्फ डायरेक्ट गड्ढा करके उसमें गाय का गोबर डाल देते हैं और उसमें डायरेक्टली पेड़ लगा देते हैं, तो क्या ये पेड़ लगा देते हैं? हाँ। अच्छा जी, नहीं लगाना चाहिए। और पर उनका कहना है कि ये सस्टेनेबल है और कंटिन्यू चलता है, और उन्होंने पेड़ इस तरीके से जंगल भी लगाया है। कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए वो उल्टी चीज बताते हैं, नई चीज बताते हैं। तो लोग क्या है ना, पुरानी चीजों से लोग बोर हो जाते हैं कि वही तरीका सुनते पढ़ते, तो उनको जैसे ही मार्केट, तभी तो नया जैसे मार्केट में आइडिया आता है वो फटाफट बिक जाता है। तो ये ऐसा कोई उसमें सिद्धांत नहीं है। हाँ, अगर आप सावधानी उसमें बरतें तो वो नुकसान नहीं करेगा, इतना ही। उसका ये है कि आप उसके ऊपर मिट्टी जो है वो एक कम से कम इतनी डालें कि पौधे की जड़ें वहां तक पहुंचने में 1 महीना लग जाए। तो 1 महीने में वो जो गोबर है वो खाद बन जाएगा, फिर वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप सोचें कि क्या आपके पास इतना गोबर है कि आप मिट्टी की जगह पूरा का पूरा वो आप डाल दें उसके अंदर? जरूरत क्या है आपकी? इतना गोबर किसके पास फालतू पड़ा हुआ है और आप क्यों डालते हो? आप उतना डालो जितनी उसको जरूरत है। ज्यादा डाल के एक तो पैसे वेस्ट कर रहे हो, फिर उसको नुकसान होने का डर है, तो क्यों करना है ऐसा काम? लोग ऐसी बड़ी उल्टी चीजें चलती है मार्केट में, नेट में, कि जी हम 1 लीटर से पूरा पेड़ उगा देंगे, 1 लीटर में पूरे लेकिन ऐसे पेड़ अगर होते तो आज पूरा देश पेड़ों से भर गया होता ना। ये उल्टे सीधे होते हैं। मोटा सिद्धांत का आप रखिए कि आपको जो खाद होती है वो मिट्टी के अंदर आपको कभी भी 25% से ज्यादा आपको नहीं मिलानी चाहिए। और वो भी मैं खाद की बात कर रहा हूँ जो बनी हुई खाद है, जिसके अंदर कार्बन तत्व भी है। गाय का गोबर तो आपको और कम डालना चाहिए। आपको इतना ज्यादा खाली गाय के गोबर में आप, अब कोई कहेगा जी मैं तो अपने पौधे जो है वो मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं खाली गाय के गोबर में गमले में इस्तेमाल करता हूँ, तो वो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर कोई उसको करेंगे, उससे कोई एक्स्ट्रा फायदा थोड़ी हो रहा है। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो आप कीजिए प्लीज। हाँ, ये जी एक क्वेश्चन था, वो निकल गए मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये सुनीता जी आपने जो क्वेश्चन पूछा सिट्रस प्लांट का, देखिए गोबर का मतलब ये नहीं है कि आप ताजा गोबर डालते हैं, वो गोबर की खाद होती है। जिसको आप गोबर कह रहे हो वो गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद डालते हैं, बिल्कुल सही तरीका है। तो खुदाई करके उसमें नीचे गोबर की खाद डाली जाती है, क्योंकि बाद में पौधे के नीचे जड़ों तक खाद पहुंचाना आसान नहीं रहता है। तो जितने भी ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उसमें नीचे उसकी मिट्टी में खाद को मिलाना जरूरी होता है। और वो खाद खाली खाद डालने की बजाय मिट्टी में मिलाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन लोग आलसी होते हैं, वो कौन इतना झंझट करे, तो वो एक परत उस खड्डे में नीचे उसकी गोबर की डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा के, और वो, लेकिन वो गोबर की खाद होती है। ताजा गोबर मैं नहीं कहूंगा, बार बार मैं कहूंगा कि ताजा गोबर कभी भी उसमें नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर पेड़ आप जो लगा रहे हो काफी डेवलप है, काफी परिपक्व है, बड़ा है, तो फिर भी उसको नुकसान इतना नहीं होगा। लेकिन छोटी अगर पौध आप लगा रहे हो
तो डेफिनेटली उसको नुकसान होगा। हाँ जी। जी। अगला प्रश्न है, अगला भी कोई प्रश्न, एक मिनट, ये गलत चीज क्या पूछ रहे हैं। ये कान सिंह निर्वाण जी का तरीका है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। हाँ जी, बिल्कुल, राष्ट्रीय पुरस्कार तो बहुत लोगों को मिले हैं जी, और अब सभी को अलग अलग तरीके से वो मिलते हैं, और राष्ट्रीय पुरस्कार तो नई चीजों को वाले को मिल जाते हैं, बट वो बात पुरस्कार की नहीं है। बात है कि वो कितना प्रैक्टिकली लागू हो रहा है, क्या वो उससे कितने पेड़ लग चुके हैं, क्या उसको दूसरे लोगों ने अडॉप्ट किया है, क्या वाकई वो प्रैक्टिकल है। तो अवार्ड मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल पद्मश्री भी ऐसे मिल जाती है और पद्म भूषण भी मिल जाता है, क्योंकि वो नया आइडिया का मिलता है, नया स्टार्टअप का मिलता है। वो स्टार्टअप कई सालों के बाद ही पता चल पाता है कि वो कितना सक्सेस है। लेकिन कोई भी चीज है वो साइंस के, बोटानी के सिद्धांत के हिसाब से तो होनी चाहिए कि उसमें ऐसा क्या आप करते हो कि उस 1 लीटर पानी से ही पूरा आप कर देते हो। मैं इसको नहीं मानता। आगे बोलिए। जी, ठीक है विष्णु जी, अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो सत्र को हम आगे समापन की ओर ले जाते हैं, और कोई प्रश्न होगा तो आगे वो बाद में